So good morning students, welcome to Adda JEE and NEET and here it goes. आज से आपकी classes officially start हो रही हैं on YouTube so that you can prepare yourself for the best towards your upcoming NEET 2022 examinations. So when it comes to preparation of NEET, जब हम NEET की preparation की बात करें, National Eligibility Entrance Test की हम बात करते हैं, तो the first and foremost thing that comes to our mind is the subject biology. बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सबसे पहले हमारे जहन में आती है क्योंकि 720 नंबर में 360 नंबर अकेले बायोलॉजी की होती है. There will be total 90 questions. Each single correct question carries 4 marks. So अगर 90 questions हैं, so 90 into 4 it will be 360 marks. 360 नंबर के टोटल आपके डोमेन होते हैं आपकी बायोलॉजी की. In fact, when you switch down to biology in deep, तो बायोलॉजी इज अगेन डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जुओलॉजी. तो जो 90 क्वेश्चन से 135वें नंबर तक क्वेश्चन रहती है, 91 टू क्वेश्चन नंबर 135 जो रहती है वो रहती है बॉटनी के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 180 जो क्वेश्चन होती है वो होती है जुओलॉजी के ऊपर. सो इफ वी जस्ट बाइफरकेट द सिचुएशंस, क्वेश्चन नंबर 91 टू 135 goes of botany, and if we just again subdivide it is 136 to 180 that goes for zoology. तो जब मेडिकल कॉलेजेस की बात होती है, when we speak about the medical colleges or a dental college, the first and foremost thing that we need to circulate or we need to carry out or cover out is our NEET examination. नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी जो होगी वो 360 नंबर की होगी. टोटल 720 का पेपर होगा. 360 नंबर की बायोलॉजी मैं कराने वाला हूं आपको. 180 नंबर की जो केमिस्ट्री होगी वो कराएंगे आयुषी मैम. एंड फिजिक्स के लिए बहुत जल्दी आपकी एक फैकल्टी आ रही है जो आपके फिजिक्स को कवर अप कराएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए यू हैव अ डेडिकेटेड फैकल्टी मनीष सर फॉर यू. सो लेट्स गेट रेडी फॉर नीट 2022 एग्जामिनेशन. So are we ready guys? Can we start our session for the day? तो NEET 22 एग्जामिनेशन के लिए आज की जो हमारी पहली टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. जो पूरी कंटेंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी दैट विल एसरटेन टू एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसकी जो करिकुलम है उसको हम फॉलो करेंगे लाइन बाय लाइन, बिकॉज वी नो दैट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन इज उठाया हुआ लाइन ऑफ एनसीईआरटी और उसके एक्सप्लेनेशन या इन डेप्थ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेसिस पे आपकी नीट क्वेश्चन करती है. स्पेशली सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं. तो आर वी रेडी गाइज? कुटुन भट्ट मॉर्निंग. मॉर्निंग राजेश, गुड मॉर्निंग. एक्यूरेट क्लासेस, गुड मॉर्निंग. पूनम छावन, गुड मॉर्निंग. तो गाइस जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देंगे. जहां भी आप जिस बच्चों से जुड़े हुए हैं उसको तुरंत शेयर कर देंगे सो दैट वी कैन मेक आवर रीच टू द मैक्सिमम. ठीक है. तो आज की हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी टॉपिक को, सिंस आज क्लास थोड़ी सी स्टार्ट होने में लेट हो गई, तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा अपने इवनिंग वाले सेशन में भी. यू हैव 2 डेडिकेटेड स्लॉट्स, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग. तो मॉर्निंग सेशन पे हम करने वाले थे थ्योरी एंड इवनिंग सेशन में हम करने वाले हैं एमसीक्यू. बट सिंस आज की क्लास में थोड़ी सी देरी हुई है तो आज इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में मैं थ्योरी ही कराऊंगा. कल के मॉर्निंग सेशन में भी थ्योरी कराऊंगा और इन तीनों सेशंस के ऊपर कल इवनिंग सेशन पे हम एमसीक्यू करेंगे. गॉट इट गाइस? चलिए, तो आर वी रेडी? गुड मॉर्निंग सुजीत कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, क्या हिंदी में हम कहते हैं इसे पाचन तंत्र. हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं. क्लास 11th की टॉपिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है. इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं यानी पाचन तंत्र कहते हैं. When we speak about digestive system, तो बेसिक जो क्वेश्चन आती है दिमाग में वो ये आती है कि ये सिस्टम करता क्या है. तो ये सिस्टम करता क्या है? ये सिस्टम भोजन को पचाता है. लेकिन भोजन को कैसे पचाता है? एक तरफ खाना होता है और दूसरी तरफ पाचन. इज इट हाउ इट हैपेंस? नो. अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र के द्वारा हम भोजन को पचाते हैं. व्हाट इज फूड? भोजन क्या है? भोजन वो है जिसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाती हैं. नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो फूड के अंदर होती है न्यूट्रिएंट्स. तो हमारे शरीर को फूड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व चाहिए. हमारे ह्यूमन बॉडी को वी डोंट नीड फूड, वी नीड न्यूट्रिएंट्स. पोषक तत्व हमें चाहिए. तो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व जरूरी हैं, हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व जरूरी हैं वो है क्या क्या?
वो है क्या। और फूड की अगर हम बात करें तो फूड क्या है, तो फूड की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट खत्म नहीं होगा, इतने ज्यादा तादाद में आप बता सकते हो कई तरह के व्यंजन के नाम। डोसा, इडली, सांबर, चटनी, पापड़, चावल, दाल, दूध, मलाई, आइसक्रीम, बिरयानी, डोसा, बर्गर, एनीथिंग जो भी आप नाम लोगे वो सब क्या है, भोजन है। तो किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी जिले, किसी भी कस्बे, किसी भी प्रांत, किसी भी देश, किसी भी कंटिनेंट में पाया जाने वाला कोई भी डिश एक फूड होगा, चाहे वो पका हो या कच्चा हो। लेकिन जब हम शरीर में उसे डालते हैं, when we take in that food, जब हम उस भोजन को अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो पाचन तंत्र द्वारा पोषक तत्वों को बाहर निकाला जाता है और उसको शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सवाल यह है कि शरीर में अवशोषित कौन करता है, तो शरीर में अब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के द्वारा होती है, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, ईसोफेगस है, तो इंटेस्टाइन है, हमारी पूरी मस्कुलर सिस्टम है, हमारी पूरी एपिथेलियल सिस्टम है, हमारी पूरी न्यूरल मैकेनिज्म है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होंगे वो सब उन न्यूट्रिएंट्स को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अब्सॉर्ब करेंगे, और जो सॉलिड वेस्ट बचेगा, जो अपशिष्ट ठोस अवशेष बचेगा, उसे बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन प्रणाली के माध्यम से, उत्सर्जन प्रणाली के माध्यम से यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से हम उन्हें बाहर निकालते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हमसे पूछा जाए तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जिसे खनिज कहते हैं, देन वी हैव अमाइनो एसिड्स जिनकी चेन प्रोटीन बनाती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूक्लिक एसिड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूक्लिक एसिड। तो हम भोजन इसलिए ही लेते हैं ताकि इन भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं जो कि जरूरी हैं हमारे शरीर के सारी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, उसलिए हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं ताकि पोषक तत्वों का हम अवशोषण कर पाए। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर मैं ऑल द प्रोसेसेस, अगर सीरीज वाइज सारे प्रोसेसेस को बताऊं तो व्हाट विल बी द सीरीज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, होता कैसे है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अगर मैं बताऊं, या मैं ऐसे कह दूं कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो 5 फंक्शन सामने आती हैं। वो 5 फंक्शन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतः ग्रहण, मतलब इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेना। तो जब हम भोजन को पकड़ के ऐसे अंदर डालते हैं तो दैट इज इंजेशन। उसके बाद जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो उसका होता है डाइजेशन। अंदर एंजाइम्स हैं, बॉडी के अलग अलग ग्लैंड से, बॉडी के अलग अलग ग्लैंड से एंजाइम सिक्रीट होती हैं, उनका काम ही है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्ट करके, रिएक्टेंट्स के ऊपर ऐड करके और फिर उनका प्रोडक्ट बनाया जाए, राइट। उनके अंदर से पोषक तत्वों को निकाल के बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उनको बनाया जाए। तो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब भोजन को तोड़ा जाता है। दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब भोजन को खंडित किया जाए पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही वो टूट जाएगा तो फिर उसका अवशोषण होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग इन अ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का ग्रहण करना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर से जितने पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करना, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है एसिमिलेशन। व्हाट डज एसिमिलेशन मींस? एसिमिलेशन का मतलब यह हुआ कि जब भोजन को तोड़ दिया गया पोषक तत्वों में, अब उन पोषक तत्वों को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाना जरूरी है। अगर मैं ये उंगली को हिला पा रहा हूं, अगर मैं अपने इस कान को थोड़ा सा ट्विस्ट कर पा रहा हूं, अगर मैं इस पैर को इतने ऊपर लेके आ पा रहा हूं, इस पैर को इतने ऊपर उठा पा रहा हूं, तो इसकी वजह क्या है? भोजन हर एक कोने तक पहुंची है, हर एक कोशिकाओं में एनर्जी प्रदान की है, हर एक सेल, मसल, नर्व, हर एक तक न्यूट्रिएंट्स पहुंची है, तब जाके ही दे आर वर्किंग। इसका मतलब भोजन अगर सिर्फ बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पचती है
तो हमें यह भी समझना होगा कि शरीर की बाकी चीजें अगर फंक्शन कर रही हैं तो इसका मतलब है कि बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट शरीर के हर एक कोशिकाओं तक, हर एक सेल तक, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में, उन सब तक न्यूट्रिएंट्स वो पहुंच रही होती है। सो एसिमिलेशन इज व्हाट? एसिमिलेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एवरी बॉडी पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जब इन पोषक तत्वों का परिवहन शरीर के हर एक कोशिकाओं तक हो जाएगी तो पाचन की जो क्रिया है वो मूलतः संपन्न हो जाएगी कि हां भाई हर एक सेल को ऊर्जा चाहिए थी, एंड ये तभी हैपन होगा जब उन पोषक तत्वों को पहुंचाया जाएगा, ऑक्सीजन हर एक सेल में जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे से, और तब उनका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो एटीपी एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी। गॉट इट एवरीवन? अभी तक जितनी बातें समझाया समझ में आया? हाँ या ना? सेशन पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है? एसिमिलेशन, अब ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। भोजन को हमने अंदर ले लिया, भोजन को तोड़ लिया, भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ लिया, और उन पोषक तत्वों का परिवहन शरीर के हर एक कोशिका तक करवा दिया गया। तो अब जो बचेगा वो क्या होगा? सॉलिड वेस्ट। तो जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट है उसे हम शरीर से परित्याग करवा देते हैं। तो इजेशन इज एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो ठोस अवशेष होते हैं उनको बाहर निकाल देना उत्सर्जन प्रणाली के माध्यम से, उसे हम इजेशन कहते हैं, ठीक है ना? तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकाल देता है। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे पहले हम पार्ट्स को देख लें। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक इवनिंग वाले सेशन में भी कंटिन्यू होगी। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के जो हिस्से हैं उनके ऊपर बात की जाए। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं एलिमेंटरी कनाल, एक को हम कहते हैं एलिमेंटरी कनाल। एलिमेंटरी कनाल को कहा जाता है हिंदी में आहार नाल। एंड सिंस इट इज अ कनाल, चूंकि एक ये नलिका है तो नलिका की अपनी एक लंबाई, एक पाथ लेंथ होनी चाहिए। तो एलिमेंट्री कनाल की जो लंबाई है, जो टोटल पाथ लेंथ है, जो टोटल पाथ लेंथ है वो है 9 मीटर्स। 9 मीटर्स। 9 मीटर्स को अगर हम फुट में देखें तो करीबन 32 प्लस फुट के बराबर होता है। 32 फुट से ज्यादा के बराबर होता है ये 9 मीटर का एलिमेंट्री कनाल। इसके दूसरे नाम के बारे में बात करूं, अदर नेम के बारे में बात करूं तो अदर नेम इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है या कोई आपसे पूछ सकता है कि सर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एलिमेंट्री कनाल का नाम क्यों पड़ा? तो गैस्ट्रो, गुड मॉर्निंग अनुपम गांगले, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक, गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक एंड इंटेस्टिनल इज फॉर इंटेस्टाइन, बोथ द इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, तो स्टमक में लगभग 50% प्रोटीन एंड 50% फैट की डाइजेशन होती है। और इसकी बात करूं इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में 70% कार्बोहाइड्रेट एंड 50% प्रोटीन एंड 50% फैट की डाइजेशन होती है। तो सबसे ज्यादा अगर डाइजेशन देखा जाए आहार नाल में तो वो स्टमक और इंटेस्टिनल रीजन में होती है। इसीलिए आहार नाल को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम रीजन और मैक्सिमम डाइजेशन इन दोनों हिस्से में ही होती है। दैट इज व्हाई द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज आल्सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गॉट इट? टोटल पाथ लेंथ 9 मीटर, 32 फुट की इसकी लंबाई होती है फुट में देखा जाए तो। और दूसरा जो दूसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। अब बहुत ही कॉमन सा सवाल सामने आ सकता है, बहुत ही कॉमन सा सवाल सामने आ सकता है, और वो सवाल ये होगा कि भाई ये बताएं कि आहार नाल जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल है, ये तो एक कनाल है, ये तो एक क्या है? कनाल है। कनाल मतलब नलिका, एक रास्ता। तो रास्ता है तो इस रास्ते में होता क्या होगा?
तो इट इज अ पाथ ऑफ डाइजेशन, इट इज अ पाथ ऑफ डाइजेशन, ये पाचन का रास्ता है, ये पाचन का रास्ता है। लेकिन अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करूं, पाचन ग्रंथियों की बात करूं, तो ये सपोर्ट करता है डाइजेशन में, इट सपोर्ट्स डाइजेशन, इट सपोर्ट्स डाइजेशन, पाचन में ये मददगार है, पाचन में ये मददगार है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड सपोर्ट्स डाइजेस्टिव नहीं, सपोर्ट्स डाइजेशन, पाचन में ये सहयोग करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितने भी हमारे बॉडी के होंगे, ह्यूमन बॉडी के, वो डाइजेशन की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दे विल बी हेल्पिंग अस। But when we are speaking about alimentary canal, we have to keep sure in mind that alimentary canal is a path of digestion through which, alimentary canal is a path of digestion through which all the particles that we take in as food are broken down into simpler absorbable forms by a method of catabolism and anabolism to obtain energy. अगर आप digestive सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात करो, स्पेशली डाइजेशन को अगर आप डिफाइन करो, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस, डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, complex food substances are broken down into simpler absorbable forms, by a method of catabolism, and anabolism, to obtain energy for growth and repair, आपसे सवाल पूछा गया है कि पाचन क्या है, तो व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी विधि है जिससे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस यानी जटिल खाद्य पदार्थ आर ब्रोकन डाउन, मतलब तोड़ा जाता है किसमें? इनटू सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स, छोटे अवशोषित हो जाने वाले खंडों में, बाय अ मेथड ऑफ कैटाबॉलिज्म, किस विधि से? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तोड़ने की विधि से, एंड एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मिक्सिंग अप, मिलाने की पद्धति। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे अवशोषित खंडों में तोड़ दिया जाता है, तोड़ने और मिलाने की पद्धति के द्वारा, जिससे शरीर को एनर्जी की प्राप्ति हो, और उस एनर्जी का इस्तेमाल कहां यूज होगा? तो वृद्धि और विकास में, रिपेयर और ग्रोथ में, रख रखाव, विकास और वृद्धि में, ये तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है वो ऊर्जा, और वो मिलती कैसे? पाचन की विधि द्वारा। अब सवाल है कि हमने एलिमेंट्री कनाल को देखा, एलिमेंट्री कनाल क्या है, कहां है, कैसा है, क्या फंक्शन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये भी हमने देखा। लेकिन अब जानना यह जरूरी है कि एलिमेंट्री कनाल बना किस चीज से है, कितने लोगों से मिलकर एलिमेंट्री कनाल बना है, देखते हैं जरा। सो दिस इज आवर एलिमेंट्री कनाल, 9 मीटर की लेंथ है, 32 फुट, ऐसे अगर हम देखें दूसरे मेजरमेंट में तो 32 फुट भी है, 32 फुट मेजरमेंट में है। अब इसके पार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे पहली पार्ट हो जाएगी माउथ। इट स्टार्ट्स विथ माउथ, मुख से प्रारंभ होता है। माउथ के बाद इट एंटर्स बक्कल कैविटी, मुख गुहा में एंटर करता है। बक्कल कैविटी के बाद इट एंटर्स ईसोफेगस, OESOPHAGUS, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद वो जाता है कहां? स्टमक में। स्टमक के बाद वो सीधे कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगली कहां जाता है वो? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली वो कहां जाता है? एनस में। तो ये जो स्टेप होती है वो कुछ ऐसे होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस।
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये एनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। मैं पूरे डायग्राम में दिखाऊंगा अभी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, पाचन ग्रंथियों की बात करूं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां जो कि हमारे बक्कल कैविटी में होती हैं। इसके अलावा होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। हमारे अमाशय की दीवारों पर यानी ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक इट इज प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद वी हैव लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर के बाद वी हैव पैनक्रियाज, लिवर के बाद वी हैव पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के बाद वी हैव अ स्टोरेज ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, आंतों की ग्रंथियां, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो अगर हम बात करें कि वो लोग जो पाचन में मदद करते हैं, वो बॉडी पार्ट्स, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सपोर्ट्स डाइजेशन आर सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं उस पाथ की, उस रास्ते की, तो सबसे पहले भोजन आप माउथ के द्वारा एंटर कराते हो, उसके बाद वो बक्कल कैविटी में जाती है, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड फाइनली एनस के माध्यम से अपशिष्ट जो पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो यही पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, अब इसको अगर मैं पिक्टोरियली आपको दिखाऊं तो वो ज्यादा बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, फॉलो करिएगा। और अगर आप बना पाओ हमारे साथ तो और ज्यादा बेहतर है। ये इंसान का चेहरा दिख रहा है आपको? अब यहां से ये होती है इसकी बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी एक 25 सेंटीमीटर लंबे ट्यूब से जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो दिस इज योर बक्कल कैविटी और ये नीचे आ रहा है आपका ईसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। अब ईसोफेगस आगे जाके एक जे आकार के थैले से जुड़ा होता है। दिस इज आर स्टमक। ये इस जे आकार के थैले से जुड़ा होता है, ठीक है। ये स्टमक है और ये आपकी हो गई लिवर। ये लिवर है और लिवर के ऊपर हो जाती है ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब लिवर से एक डक्ट निकलती है जिसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट, और ये हेपेटिक डक्ट आके इससे मिल जाती है। समझ रहे हो आप? ये है आपकी हेपेटिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट है और ये आगे आके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। यहां पे ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक नीचे पत्ते से आकार का एक पैनक्रियाज होता है। यहां पे पत्ते से आकार का एक पैनक्रियाज होता है। अब पैनक्रियाज की भी एक डक्ट होती है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये पैनक्रियाज की डक्ट हो गई और ये सारे मिलके छोटी आंत का प्रथम भाग बनाएंगे। लेकिन उसके पहले ये जो कॉमन डक्ट बनाते हैं इसे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये वो चीज है जो बच्चे रटते रहते हैं और हकीकत है कि इसे समझना होता है कि क्या कैसे बन रहा है। लेबलिंग से समझाऊंगा, हर एक चीज सामने है आपके। और ये फिर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहां पे होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां जगह तो नहीं है तो लार्ज इंटेस्टाइन मैं इधर बना दूंगा, डोंट वरी। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यही फिर ऊपर वाली ऐसे नीचे उतरती है, समझ रहे हैं, और आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बनाती है। तो यहां मैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन बना देता हूं। तो दिस इज आर
ठीक है, ऐसा होता है कुछ। अब ये ऊपर से जो आ रही थी हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये नीचे उतरती है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट बनाते हुए, और ये पहले तो स्ट्रेट होती है, अनकॉइल्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉइलिंग स्टार्ट करती है। तो जैसे ही सबसे पहले ये कॉइलिंग स्टार्ट करी तो इसका नाम पड़ा जेजुनम, जो सीधा आया उसका नाम डुओडेनम। जैसे ही कॉइलिंग स्टार्ट किया तो जेजुनम, जो स्लाइटली कॉइल्ड होगा वो जेजुनम। लेकिन आगे चल के अगर हम इन्हें देखें तो ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग करने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग करने लगते हैं, हद से ज्यादा कुंडलित होने लगते हैं। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी भाग है जो बहुत ज्यादा कुंडलित यानी कॉइल्ड है, वो आके लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे मिल जाता है। तो दिस इज हाउ योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन लुक्स लाइक। अब मैं लेबलिंग करता हूं, लेबलिंग को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले दिस इज माउथ, दिस इज बक्कल कैविटी। तो हमने अभी पिछले डिस्कशन में एक तरफ एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स लिखे हैं और एक तरफ हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट लिखे हैं। तो एक बार हम एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स को पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट को लेबल कर लेंगे, तब हम उसे समझेंगे, ठीक है ना। दैट विल बी अ वेरी गुड पार्ट। अभी हमारे पास समय के लिए 15 मिनट समय है, सो वी कैन कंटिन्यू आवर सेशन फॉर फ्रॉम हियर। इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस, ईसोफेगस। दिस इज कॉल्ड स्टमक, इसे हम अमाशय कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद सीधे खाना कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो है इसे हम एनस कहते हैं। अब देखो, जितने भी पार्ट्स मैंने यहां लेबल किए, यही पार्ट्स मैंने आपको एलिमेंट्री कनाल में दिखाए थे। माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमने स्टमक बताया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस। तो खाना कैसे आ रहा है? सबसे पहले माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से। अब मैं खाने के रूप से बताऊं तो मान लीजिए खाना हमने ब्लू कलर में ले लिया, तो ये भोजन हम माउथ से एंटर कराते हैं, ये बक्कल कैविटी में एंटर करती है। बक्कल कैविटी से ये ईसोफेगस के रास्ते कहां आती है? डायरेक्ट स्टमक में आती है। स्टमक में यहां 50% प्रोटीन और 50% फैट का डाइजेशन होता है। जैसे ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये खाना जो है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरेगा, ना कि लिवर और पैनक्रियाज में जाएगा। ये सीधे कहां उतरेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये वाले रास्ते में आएगा। ये खाना जो मैं यहां दिखा रहा हूं ब्लू से, ये खाना है आपका। तो जो ये रास्ता मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये भोजन दिखा रहा हूं, फूड दिखा रहा हूं आपका। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो खाना है वो एंटर होता है माउथ से, जाता बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद स्टमक में, स्टमक से सीधा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, ना कि लिवर, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर में। दे आर देयर फॉर सपोर्टिंग डाइजेशन, दे आर नॉट हेयर फॉर टेकिंग द फूड। वो भोजन को लेने के लिए या भोजन को अपने अंदर लेने के लिए नहीं है वहां पे। उनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो अब अब्जॉर्प्शन कर लेंगे, लेकिन उनके थ्रू फूड पार्टिकल्स होके नहीं गुजरता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही फूड यहां पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमली डाइजेस्ट हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, तो यहां फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में यहां होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोकोकस, न्यूमोकोकस, कई तरह की यहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होती हैं जो ठोस अवशेष को, मतलब सॉलिड वेस्ट को फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां से जो आपको भोजन मिलेगा वो मल में परिवर्तित हो चुका होगा।
तो दिस इज योर फीकल मैटर, या फिर जिसे आप कॉमनली पॉटी कहते हो। फिर ये इस रास्ते यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के रास्ते, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पाथ ऑफ फीकल मैटर, इसके थ्रू ट्रेवल करती है और फाइनली आके इस रीजन में टेम्पोररीली एडजस्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रेक्टम। और फिर फाइनली जिस रास्ते वो बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो दिस इज द एंटायर सिनारियो, दिस इज द एंटायर सिनारियो व्हाट हैपेंस। तो पूरे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स क्लियर हैं। अब मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट दिखाता हूं। लाइक और शेयर करने में सेशन को कमी मत रखना। आपको बायोलॉजी की तैयारी नीट के लिए उस तरीके से कराई जाएगी कि आपको किताब खोल के रटने की जरूरत नहीं होगी। Each and every single word and single line that you get in NCERT will be explained here diagrammatically, और कहानी की तरह सुनिए और अपने खून में उतारिए, so that कल के दिन जब आपके पास नीट का पेपर होना तो सोचने की जरूरत ना पड़े कि ऑप्शन कौन सी होगी, है ना। सामने वो दिख रही होगी, खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी कि मैं जवाब हूं। समझ रहा है? तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे बढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स देखे थे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहां दिखेंगे भाई? तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स कहां दिखेंगे। अगर एक इंसान के चेहरे को देखो, अगर एक इंसान के चेहरे को देखो तो कान के ठीक पास में यहां पे एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, और एक ऊपर और नीचे वाले जबड़े के जंक्शन पे होती है जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और जीभ के ठीक नीचे एक यहां पे ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये आपकी लार ग्रंथियां हैं। अभी सिर्फ मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूं। इवनिंग वाले क्लास में जितने बच्चे अभी लाइव हैं, आप सबकी उपस्थिति वहां जरूरी है। योर प्रेजेंस इज वेरी मच मैंडेटरी। वहां इन सारे बॉडी पार्ट्स को जो अभी तक आपने देखा ना, ये सारे बॉडी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के, इन सब के बारे में हमें पूरी कंटेंट पढ़नी है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज फर्स्ट डे है हमारे नीट का। तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हम इसकी सिर्फ अभी डिस्कशन कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। इवनिंग वाले सेशन में हम इसकी पूरी कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, इसे हिंदी में कर्णपूर्ण ग्रंथि कहते हैं। तो दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद दूसरा जो है उसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है ना कि ऊपर वाला जो हड्डी होता है ना, यहाँ पे ये हड्डी जो होती है उसका नाम है मैक्सिला। ये 2 हड्डी होती है, एक और एक, मतलब बीच में टुकड़ा है, तो ऐसे जुड़ी हुई है। दिस इज मैक्सिला। लेकिन ये जो नीचे वाले जबड़े की हड्डी है ना, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, वो एक ही हड्डी है, यहां से लेके यहां तक। आपको लगता होगा कि आपके स्कल बोन में सारी हड्डियां हिलती है, नहीं। आपके स्कल बोन में हिलने वाली हड्डी सिर्फ ये है, मैंडिबल। तो मैंडिबल और मैक्सिला से मिलके अपर और लोअर जॉ बना हुआ है, और उनके ही जंक्शन पे ये होती है ग्रंथि। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और जीभ के नीचे जो ग्लैंड होती है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सब का मतलब होता है नीचे, तो उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। और वैसे आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि लिंगुआ का मतलब होता है जीभ। लिंगुआ का क्या मतलब होता है? टंग। तो दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। ये मैं मार्क ही कर देता हूं, ये रहा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इन तीनों ग्लैंड के बारे में अच्छे से डिस्कशन इवनिंग में कराऊंगा। ये बस मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन कराया। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स आइडेंटिफाई हो गई। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां है भाई? तो जब आप स्टमक की ओर बढ़ते हो तो ये है आपका स्टमक, ये है आपका स्टमक। तो ये है स्टमक, और स्टमक का ये क्या है? वॉल ऑफ स्टमक, अमाशय की दीवार है। दिस इज वॉल ऑफ स्टमक।
अब अमाशय की दीवारों पर ऑन द वॉल ऑफ स्टमक यहां होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये जठर ग्रंथियां कहलाती हैं और ये 3 तरीके की होती हैं, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। इसके बारे में भी डिस्कशन होगा इवनिंग वाले क्लास में। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मेड ऑफ, तो आप समझा सको ऐसे कि हाँ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले फंक्शन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है कि फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालता है और वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी इस्तेमाल करता है। अच्छी बात है, फिर फंक्शन आप समझाइएगा। इंजेशन पहली प्रॉपर्टी, दूसरी डाइजेशन, तीसरी अब्जॉर्प्शन, चौथी एसिमिलेशन, पांचवी इजेशन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आएगी तो सबसे पहले आप बताओगे कि देयर इज एन एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज अ पाथ ऑफ डाइजेशन एंड देयर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच सपोर्ट्स डाइजेशन। फिर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है वो आप समझाओगे। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हो तो सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तब आप एक एक करके डायग्रामेटिकली उसे बताओगे, लोकेशन ट्रेस कराओगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की सारी लोकेशन, स्ट्रक्चर, लोकेशन पता है। अब हम फंक्शन बात करेंगे। याद रखिएगा कि व्हेनेवर वी आर लर्निंग प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, तो बायोलॉजी में 3 चीज बहुत जरूरी होती है, दैट इज SLF। S stands for structure, L stands for location and F stands for function। तो ये 3 चीजें अगर आपको याद रहती हैं तो कभी कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये आपकी क्या है, दीज आर योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये आपकी पाचन ग्रंथियां हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देख ली। उसके बाद लिवर तो खैर हमने देख ही रखा था, ये है आपका लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये है आपकी गॉल ब्लैडर, ये है आपकी गॉल ब्लैडर। और अगर आपकी बात हो पैनक्रियाज की तो ये आपकी पैनक्रियाज रही विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पैनक्रियाज दिख रही है ना, नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूं। दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज लिवर, दिस इज पैनक्रियाज, दिस इज पैनक्रियाज। और अगर मैं बात करूं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की, आंतों की ग्रंथियां, आंतों की ग्रंथियों के बारे में, तो बेटा आंतों की ग्रंथियां इन्हीं के ऊपर होती है, इसके ऊपर आंतों की ग्रंथियां होती है। जो इंटेस्टिनल रीजन आपको दिख रही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही होती है हमारी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ 70% कार्बोहाइड्रेट, 70% कार्बोहाइड्रेट और 50% प्रोटीन और वसा का पाचन इन्हीं आंतों की ग्रंथियों से निकलने वाला जो जूस है, जिसे हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस, उसके माध्यम से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इट इज अ लेंदी चैप्टर। और तब ये ज्यादा बेहतर में से समझ में आता है जब आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, दीज आर योर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। दीज आर योर व्हाट, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको इवनिंग वाले सेशन में मैंने आपको दूंगा। सर इसका नोट्स कहाँ, कैसे, कहाँ मिलेगी? बेटा लाइव सेशन है, आप लाइव सेशन में डायरेक्टली यहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जल्द जब इसकी पेड क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीजें आपको पूरी सिलेबस मिल जाएगी कि किस दिन किस टॉपिक में कौन सी चीजें डिस्कस होने वाली है, उसमें MCQ कब डिस्कस होने वाली है। तो एक पूरा पैटर्न आपको जल्द ही दिया जाएगा। अभी दिस क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट आप कंटेंट पे पहले भरोसा पाओ। You should have that faith in your teacher, your faith in your content कि हाँ यार आप जो मैंने आपको पढ़ाया ना उस चीज को लेके आप NCERT खोलो। उसके बाद NCERT आपको मलाई लगने लगती है, that means you are doing very well in your classes। और अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर NCERT और ज्यादा टफ नजर आएगा। तो when you are studying biology आपको स्टडी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा so that you can have the maximum of the content knowledge while you are studying biology।
ठीक है। बाकी के इस टॉपिक्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स हो या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो या बाकी की जो भी चीजें हैं, हम डिस्कस करेंगे अपने इवनिंग वाले सेशन में। मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्लास बड़ा पसंद आया होगा। शाम को फिर मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, इवनिंग वाले स्लॉट में। और बस यही ही गुजारिश होगी आप सभी से कि टाइम पर पहुंच जाएं और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, so that we can come up with more fundamental and important facts every day in the field of biology. That's it from today's class. Thank you for joining अड्डा JEE and NEET. फिर मिलते हैं शाम को और फिर कल ठीक इसी टाइम 11 बजे। जय हिंद।